हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जिसमें हमें डिटरमिन करना होता है यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है, जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो हमें किसकी पता लगानी होती है। जो भी हमें गिवन सोल्यूशन होता है NaOH का, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको सोल्यूशन दिया जाता है और वो आपको नहीं पता उसकी स्ट्रेंथ कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कितनी है, ठीक है। और वो हम किससे पता लगाते हैं, हमें यहाँ पे टाइट्रेशन करनी पड़ती है। किस चीज के साथ में? स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन के साथ में। जो स्टैंडर्ड होता है वो खुद प्रिपेयर करना पड़ता है। तो आपको एक अननोन दिया जाता है जो भी यहाँ पर NaOH का सोल्यूशन है, और आपको एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाना पड़ता है खुद से ऑक्सैलिक एसिड का। वो आपको जो है एग्जाम टाइम पर या फिर जब आप प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो टाइम टाइम से डिपेंड करता है। मतलब कि कोई उसको M/20 का बनवा रहा है, M/40 का बनवा रहा है, तो ये चीज कहीं एग्जैक्टली नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पर जो हमारा पर्टिकुलरली एम है वो यही रहेगा। अननोन आपका NaOH है, नोन आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड का सोल्यूशन। नोन इसीलिए हो जाएगा क्योंकि आप उसको खुद ही बना रहे हो, तो आपको तो पता ही है कितने का बन रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड जो है वो कितना भी हो सकता है, जैसे कि आपका टीचर बनवाएगा, ठीक है। तो वो यहाँ पर अगर लिखा हुआ है कि M बाई इतना बनाना है तो आप उतना ही यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। उसकी हेल्प से ये जो हमें अननोन रहता है NaOH, उसकी हम स्ट्रेंथ को निकाल सकते हैं। स्ट्रेंथ के लिए हमें मोलैरिटी को फाइंड आउट करना पड़ता है। अगर ये सोल्यूशन मोलैरिटी में है तो हम इसकी क्या निकाल देंगे? मोलैरिटी निकाल देंगे, ठीक है। जैसे ही हमें मोलैरिटी मिल जाती है तो हम स्ट्रेंथ को बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस है। बेसिकली इसके अंदर हम वॉल्यूम को मेजर करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ आपने अगर परफॉर्म किया है तो आपको पता होगा कि किस तरीके से करते हैं। देखिए, इसके अंदर कुछ थ्योरेटिकल वाला पार्ट होता है, तो आपको पता ही है कि एक्सपेरिमेंट है, उसके अंदर आपका एम होगा, फिर उसके अंदर थ्योरी होगी, उसको किस तरीके से परफॉर्म करना है, ये सारे आपके प्रोसीजर रहेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम कुछ चीजें देख लेते हैं, इसके अंदर कुछ बातों को जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस इन्वॉल्व्स डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन आपको एग्जैक्टली नोन होता है, उसको हम रिएक्ट करवाते हैं क्वांटिटेटिवली, यानी किसी क्वांटिटी के उसमें जो है मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस कॉन्सेंट्रेशन जिसका हमें डिटरमिन करना है उसके साथ में। तो कहने वाली बात बस मोटा मोटा इसमें ये हो जाता है, आप इसको जो है जिस रेशियो में ये रिएक्ट करते हैं क्वांटिटेटिवली, दोनों चीजों में एक नोन होगा और एक अननोन होगा। अननोन जो है उसकी हेल्प से हम नोन सोल्यूशन की जो भी स्ट्रेंथ होती है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अननोन से नोन की निकालना होता है हमें इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। यहाँ पे कहा गया है मास ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन ऑफ अननोन कॉन्सेंट्रेशन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज्ड। यहाँ पे हमारा जो सब्सटेंस का मास है जो डिसॉल्व हुआ है सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम निकाल सकते हैं। ये हम आगे देख लेंगे तो आपको ये सारा जो है अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ द रिएक्टिंग कंपाउंड्स। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में कहा गया है रिएजेंट ऑफ नो कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड टाइट्रेंट। तो यहाँ पे नोन कॉन्सेंट्रेशन जिसकी होती है उसको टाइट्रेंट बोलते हैं, और जिसकी हमारी सब्सटेंस को हम टाइट्रेट करते हैं उसको हम टाइट्रेंट बोल देते हैं। और एक तरीके से आप ये देख सकते हैं कि जो ब्यूरेट में एक भरते हैं और एक आपका नीचे कॉनिकल फ्लास्क में जाता है, तो ऊपर वाले में हम क्या बोलते हैं? टाइट्रेंट है, और नीचे हम क्या बोलते हैं? टाइट्रेंड है। तो जो एंड वर्ड है, मतलब एंड मतलब जहां खत्म हो रहा है, तो ये एंड वर्ड है यानी टाइट्रेंड है, और इसमें टाइट्रेंट होता है। तो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन नोन होती है उसको हम टाइट्रेंट बोलते हैं, और टाइट्रेंट हम कहते हैं वो ब्यूरेट में होता है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा कि आपका जो टाइट्रेंट होता है वो ब्यूरेट में ही होगा, या फिर जिसकी कॉन्सेंट्रेशन नोन है वो आपका ब्यूरेट में ही जाएगा। ऐसा आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स है सम के अंदर खुद ही देख सकते हैं, है ना, कि इस तरीके से नहीं होता है। लेकिन बेसिकली जो यहाँ पर बोला गया है वो यही बोला गया है कि नोन वाले को हम टाइट्रेंट बोल देते हैं, और जिसको हम टाइट्रेट कर रहे होते हैं उसको टाइट्रेंट बोल देते हैं। सो टू कैरी आउट दिस स्टैंडर्ड सोल्यूशन इज यूजुअली एडेड फ्रॉम द लॉन्ग ग्रेजुएटेड ट्यूब। तो ज्यादातर जो होता है इसके अंदर स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो है हमारा, वो हम जो हमारी लंबी सी ब्यूरेट है ना उससे ऐड कर रहे होते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिंग स्टैंडर्ड सोल्यूशन टू अननोन कॉन्सेंट्रेशन, जो हमारा नोन है उससे हम अननोन के अंदर डाल रहे हैं अंटिल जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसी वाले पूरे प्रोसीजर को हम टाइट्रेशन बोल देते हैं। द पॉइंट एट विच रिएक्शन इज कंप्लीट, जिस पॉइंट पे वो कंप्लीट हो जाती है आपकी रिएक्शन कंप्लीट होती है उसको इक्विवेलेंस पॉइंट बोल देते हैं। इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद जैसे ही आप एक ड्रॉप डाल देते हो तो आपके पास में क्या आ जाता है? एंड पॉइंट आ जाता है, ठीक है। तो ये हो जाती है आपकी इस तरीके से थ्योरेटिकल या स्टोइशियोमेट्रिक एंड पॉइंट आपको मिल जाता है। देखिए यहाँ पे उन्होंने ऐड भी किया है, इट इज नॉट पॉसिबल ऑल द टाइम, हमेशा ये चीज पॉसिबल नहीं होगी कि आप स्टैंडर्ड सोल्यूशन को ब्यूरेट में लेंगे, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं होता है, ठीक है, कि ये चीज है और इसने आपने रट्टा लगा लिया कि ये यहाँ जाता है और ये यहाँ जाता है, हमेशा इसी तरीके से करना होता है, ऐसा नहीं होता है। आप हर एक्सपेरिमेंट में उठा करके देखेंगे आपको अलग अलग मिलेगा सब कुछ, ठीक। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा एम जो है वो यही है टू डिटरमिन कॉन्सेंट्रेशन, हमें NaOH की पता लगानी है यूजिंग स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड का सोल्यूशन।
बाय एसिड बेस टाइट्रेशन। आपका ऑक्सैलिक एसिड जो है ये आपका वीक एसिड हो जाएगा और ये जो आपका NaOH ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। इंट्रोडक्शन के अंदर लिखा हुआ है आपका, इसको आप खुद से भी पढ़ सकते हैं कि टाइट्रेशन एक टेक्निक है जिसमें नोन कॉन्सेंट्रेशन के सोल्यूशन से, जिसको हम टाइट्रेंट बोल देते हैं, उससे हम डिटरमिन करते हैं अननोन सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को, दोनों को साथ में एक एग्जैक्ट क्वांटिटी के अंदर से रिएक्ट करवा के, बस इतनी सी चीज होती है हमारी टाइट्रेशन। तो टाइट्रेंट और टाइट्रेंट एसिड और बेस होते हैं, इसलिए इस टेक्निक को हम एसिड बेस टाइट्रेशन बोलते हैं। एक एसिड होगा एक बेस होगा तो एसिड बेस की टाइट्रेशन हो रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसके बाद में कहा है एसिड बेस टाइट्रेशन इज अ टाइप ऑफ वॉल्यूमेट्रिक क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एक आपका क्वालिटेटिव होता है और एक ये होता है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी देखनी है ना इसमें हमें। तो एसिड बेस टाइट्रेशन जो है ये वॉल्यूमेट्रिक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, क्योंकि नॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस एसिड या बेस इसको हम लेते हैं अननोन की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए। इसके बाद में देखिए ये हमारा होता है हमें क्या क्या चाहिए और किस तरीके का आपका एक सेटअप लगता है, ठीक है। इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये आपकी अपैरेटस नीडेड है। आपको पिपेट चाहिए होती है, कॉनिकल फ्लास्क चाहिए होता है, आपको एक ब्यूरेट का स्टैंड चाहिए होता है, ब्यूरेट चाहिए होती है, ठीक है। क्लैम्प स्टैंड भी बोल सकते हैं इसको, ब्यूरेट स्टैंड भी बोल सकते हैं। आपके पास में ये मेजरिंग सिलेंडर वगैरह ये सारी चीजें होनी चाहिए। आपके पास सोल्यूशन होना चाहिए, जो NaOH आपको दिया जाएगा वो, और जो आपने ऑक्सैलिक एसिड प्रिपेयर किया है वो होना चाहिए आपके पास में। ये फिनोप्थिलीन आपका इंडिकेटर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपकी बेसिक हो जाती हैं, ठीक है। ये हम आगे देख लेंगे अब किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद में आपके पास में रिक्वायरमेंट फॉर रिएक्शन, यहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट फॉर रिएक्शन, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट दो इसमें मैंने मेंशन कर दी है इस तरीके से कि सब्सटेंस ऑफ विच अमाउंट इज टू बी डिटरमाइंड बाय टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस मस्ट रिएक्ट कंप्लीटली एंड रैपिडली। सो वो सब्सटेंस मतलब दोनों जो चीजें हैं, कहने का मतलब ये है कि वो पूरी तरीके से रिएक्ट करना चाहिए और जल्दी जल्दी रिएक्ट करना चाहिए उसी स्टोइचियोमेट्री के साथ में जिसमें उन्हें आपस में रिएक्ट करना होता है ना। जो उनकी स्टोइचियोमेट्रिक जैसे हम रिएक्शन पढ़ते हैं तो किसी अमाउंट में ही मिल रहे होते हैं ना, 1 मोल ये तो 2 मोल ये, 1 ये तो 5 ये, इस तरीके से। तो वो पूरी तरीके से आपस में रिएक्ट करने चाहिए, फटाफट से अपनी रिएक्शन दे देनी चाहिए उनको, कहने का मतलब ये है। सो द रिएक्शन शुड बी फास्ट, फटाफट से होनी चाहिए रिएक्शन, ऐसा नहीं है कि 4 घंटे में रिजल्ट आए। एंड देयर मस्ट बी ऑल्टरेशन इन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, कुछ बदलाव होना चाहिए उसके अंदर, या तो फिजिकल प्रॉपर्टी हो या फिर केमिकल प्रॉपर्टी उसकी हो, ऑफ द सोल्यूशन एट द इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट आने के बाद में कोई ना कोई चेंज उसमें दिखना चाहिए, या फिर हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, इंडिकेटर डाल सकते हैं ताकि हमें वो चेंज ऑब्जर्व हो। चेंज तो वहां पे हो रहा होता है, लेकिन क्या है हमारी आंखें नहीं देख सकती कि वहां पे इक्विवेलेंस पॉइंट आ चुका है। तो यहाँ पे हम उसके अंदर इंडिकेटर ऐड कर लेते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि अब इक्विवेलेंस पॉइंट तो चला गया है, एंड पॉइंट आ गया है, यानी अब सब जो रिएक्शन होनी थी वो हो चुकी है कंप्लीट। तो ये आपके 2 पॉइंट्स हैं। इसके बाद में देखिए एक चीज होती है कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो आप ऑक्सैलिक एसिड का फिलहाल इस एक्सपेरिमेंट में प्रिपेयर कर रहे हैं, ये एक सोल्यूशन होता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो नोन होती है। मतलब स्टैंडर्ड जब मैंने खुद बनाया तो मुझे पता ही है मैंने कितना बनाया है, कितनी मोलैरिटी कर लिया था, कितना वे किया था, कितने वॉल्यूम में बनाया है। तो जो चीज आपको पता है उसी को स्टैंडर्ड बोल देते हैं, जो नहीं पता उसको अननोन बोल देते हैं, ठीक है। सो इसी को हम बोल देते हैं कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। एनी सब्सटेंस विच इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। एंड डज नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट, उस सॉल्वेंट के साथ में रिएक्ट नहीं करना चाहिए। जो हम वाटर ले रहे हैं, कोई और सॉल्वेंट ले रहे हैं, तो उसमें ऐसा नहीं कि वो उसी के साथ में रिएक्शन दे दे। इट इज डिसॉल्व्ड एंड कैन बी डायरेक्टली वेट टू प्रिपेयर इट्स स्टैंडर्ड सोल्यूशन। डायरेक्ट उठा के आप उसको वजन कर लें और उतना ही ग्राम उस वॉल्यूम के अंदर जाए, ऐसी चीज को हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन में देखते हैं। जैसे कि NaOH अगर आप उठाएंगे, NaOH के पैलेट्स को अगर आप लेंगे तो आप चाहे उनको जैसे ही आप निकाल देंगे डब्बे के अंदर से, तो आप देखोगे ना वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसका डेलिक्वेसेंट नेचर होता है। वो वाटर जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है एयर में से, मतलब उसको लेगा हवा में से और पिघल जाएगा। तो इस तरीके से जिस चीज का नेचर होता है, तो वहां पे आपने जितना वे किया, क्या वो पूरा ट्रांसफर हो पाया, नहीं हो पाया। तो ऐसी चीज के लिए आप स्टैंडर्ड सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर करोगे, जो आप कर रहे हो वो तो एग्जैक्टली उतना जा ही नहीं रहा सोल्यूशन में। तो यहाँ पे आपका जितना आपने वे किया है वो एग्जैक्टली पूरा ट्रांसफर होना चाहिए, तो इसी चीज का हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन बना पाएंगे। तो ये सारी सी कुछ प्रॉपर्टीज भी हो जाती हैं। अब एक होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड और एक होता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड तो है लेकिन एक प्राइमरी है तो सेकेंडरी होता है। तो प्राइमरी वाला पहले आएगा, सेकेंडरी वाला दूसरा आएगा। मतलब तो प्राइमरी स्टैंडर्ड जो है वो कहने का मतलब ये कि एक कंपाउंड होता है जिसकी प्योरिटी जो है ना वो बहुत ज्यादा होती है। सो इम्प्योरिटी डज नॉट एक्सीड 0.01 से 0.02%, मतलब लगभग एकदम प्योर सही होना चाहिए।
और वो भी तो बिल्कुल इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सो द स्टैंडर्ड सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली बाय वेइंग, ये मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट उठा के वे कर सकते हैं, ऐसी चीज को हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन के अंदर देखते हैं, और प्राइमरी स्टैंडर्ड बना सकते हैं उसको हम। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉलोड बाय इट्स डिसोल्यूशन इन वाटर और सॉल्वेंट टू ऑब्टेन अ डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन बना सकते हैं इसे हम उठा के। द सब्सटेंस टू बी यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड शुड बी सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस, जिस सब्सटेंस को आप यूज करना चाहते हो प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह, उसके अंदर ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स है ना, ये होनी चाहिए, सारी क्वालिटीज को वो फॉलो करना चाहिए। तो पहली जो है मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है, इट मस्ट बी इजिली अवेलेबल इन प्योर एंड ड्राई फॉर्म, ये आसानी से यहाँ पे प्योर फॉर्म के अंदर होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया कोई इम्प्योरिटी वगैरह नहीं होनी चाहिए, प्योर और ड्राई फॉर्म के अंदर मिलना चाहिए। ठीक है, दूसरा इसके अंदर इट शुड नॉट अंडरगो चेंज इन एयर, हवा के कॉन्टेक्ट में आते ही अपनी स्टेट बदल ले, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा जैसे वो है ना वैसे ही रहना चाहिए। ठीक है, इट शुड नॉट बी हाइग्रोस्कोपिक, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि एयर के कांटेक्ट में आके वो ऑक्सीडाइज हो जाए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बाकी जो गैसेस हैं, जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, बाकी गैसेस से उससे कोई भी रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और लूज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सो दैट इट कैन बी स्टोर्ड सेफली, ऐसा ना हो कि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो भी वो लूज कर दे, तो आसानी से उसको आप रख सकते हो। इट शुड बी इजी टू डिटेक्ट द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन इट, इम्प्योरिटीज का आसानी से पता लगना है। इट शुड हैव हाई रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, इट्स रिएक्शन विद अनदर सब्सटेंस शुड बी इंस्टेंटेनियस स्टोइचियोमेट्रिक में होना चाहिए, सब्सटेंस जो है वो रेडली सॉल्युबल होना चाहिए वाटर के अंदर। तो ये सारी प्राइमरी स्टैंडर्ड होने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब यहाँ पे देखिए, इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन एन आइडल प्राइमरी स्टैंडर्ड, एकदम आइडल सॉल्यूशन, आइडल जो आपका सॉरी जो आपका एक कंपाउंड होगा वो आइडल एकदम ढूंढना कि वो प्राइमरी स्टैंडर्ड की एक एक चीज को पूरी तरीके से कंप्लीट करे, वो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जो भी इस कैटेगरी के अंदर थोड़ा बहुत लाई कर रहे होते हैं उनको हम ट्रीट करते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह ही। सो देयरफॉर सब्सटेंसेस हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स नियरर टू द प्राइमरी स्टैंडर्ड, लगभग इसके आसपास वाले ही लेते हैं। तो जैसे हम इसके अंदर क्या बना रहे हैं, ऑक्सैलिक एसिड का स्टैंडर्ड बना रहे हैं, तो वही सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, तो इसीलिए हम उसको बनाते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड के लिए। अब अनस्टेबल हाइड्रेट सॉल्ट्स जैसे कि एज रूल शुड नॉट बी यूज्ड, तो इनको हम प्राइमरी स्टैंडर्ड के अंदर नहीं यूज कर सकते, जो कि अनस्टेबल है हाइड्रेटेड सॉल्ट। ठीक है, लेकिन जो सोडियम ये सारे हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर सफिशिएंट स्टेबिलिटीज, इन वालों को हम यूज कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़े बहुत स्टेबल हैं, लेकिन जो बिल्कुल ही अनस्टेबल है उसको हम प्राइमरी स्टैंडर्ड में नहीं गिनेंगे। फिर a solution of secondary standard is the one which may be used for standardization. सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, अब स्टैंडर्ड तो है लेकिन सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड होने की वजह से क्या होता है कि इसको पहले स्टैंडर्डाइज किया जाता है, फिर इसको हम आगे दूसरे को स्टैंडर्डाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो यानी इसका नाम जो है ना वो सेकेंडरी यानी दूसरे नंबर पे आएगा। ये खुद में स्टैंडर्ड नहीं है, इसको पहले कोई बनाएगा फिर ये आगे बनाएगा। तो यहाँ पे एक सोल्यूशन होता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड का, जो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन किस चीज के बाद में, आफ्टर फाइंडिंग आउट इट्स एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन। तो पहले एक आपके पास में स्टैंडर्ड होना चाहिए जिससे आप इस सेकेंडरी स्टैंडर्ड की कॉन्सेंट्रेशन को पता लगाएंगे, फिर इस सेकेंडरी स्टैंडर्ड से आगे किसी सोल्यूशन की पता लगा सकते हैं। तो ऐसे सोल्यूशन को हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड बोल देते हैं। सेकेंडरी स्टैंडर्ड कैन नॉट बी यूज फॉर प्रिपेयरिंग स्टैंडर्ड सोल्यूशन। सेकेंडरी स्टैंडर्ड वाले जो होते हैं उनका डायरेक्टली उठा के वे करके सोल्यूशन बनाना ऐसे नहीं होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और जो पोटेशियम ये परमैंगनेट का होता है, ये एग्जांपल है सेकेंडरी स्टैंडर्ड के। NaOH मैंने बताया डेलिकेशन नेचर, और ये KMnO4 का भी जो है, इनके सेकेंडरी स्टैंडर्ड तो होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं होता है ये। टाइट्रेशन इंडिकेटर, सब्सटेंस जो आपका, ये दोनों ही चीजें एक तरीके से ही हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक भी आप पढ़ लीजिए, ये और ये एक ही जैसा लिखा है, तो ये पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, टाइट्रेशन इंडिकेटर, एसिड बेस टाइट्रेशन आपकी एसिड बेस इंडिकेटर हम इसमें यूज करेंगे। तो एसिड बेस जो इंडिकेटर होते हैं, जैसे एसिड और बेस है तो ये पीएच सेंसिटिव होते हैं, मतलब जैसे जैसे सोल्यूशन का पीएच चेंज होगा तो वो आपको कलर चेंज दे देंगे उस हिसाब से। फॉर मोस्ट एसिड बेस टाइट्रेशंस इट इज पॉसिबल टू सिलेक्ट इंडिकेटर्स व्हिच एग्जिबिट कलर चेंज एट पीएच क्लोज टू द इक्विवेलेंट पॉइंट। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, आपके पास में ऑक्सैलिक एसिड है और NaOH है, तो ऑक्सैलिक एसिड आपका एक वीक एसिड है, लेकिन जो NaOH है आपका एक स्ट्रॉन्ग, मैंने एसिड बोला है बेस बोला है, जो भी बोला है मैंने, ऑक्सैलिक एसिड जो है आपका वीक एसिड है, और जो आपने NaOH लिया है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जो बेस स्ट्रॉन्ग है, यानी जो आपका जो इक्विवेलेंस पॉइंट लाई करेगा, जो पीएच आपकी होनी चाहिए इक्विवेलेंस पॉइंट पे, वो आपकी 7 से ऊपर जाएगी। ठीक है, 7 से ऊपर जाएगी, लगभग 9 पॉइंट इतनी जाएगी, 5 या फिर जो भी अब उससे जाएगी। तो उस समय पे हम इंडिकेटर कैसे चूज करेंगे, इंडिकेटर इसी हिसाब से चूज करेंगे कि उसका जो इक्विवेलेंस पॉइंट होता है
वो वाली जो पीएच होती है वो कहाँ पे लाई करेगी, स्ट्रॉन्ग बेस के अकॉर्डिंग लाई करेगी। तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो यानी कि पीएच 7 से ऊपर है। 7 से ऊपर वाले आप देख लीजिए, आपका फिनोप्थलीन है 8.3 से 10 के बीच में होता है, जो आपको कलर शो कर देता है। तो पिंक कलर आसानी से दिख जाएगा क्योंकि बेस डालते रहेंगे इसके अंदर हम। तो यहाँ पे हम फिनोप्थलीन इंडिकेटर यूज कर सकते हैं इस टाइट्रेशन के अंदर। लेकिन अगर वहीं आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता और फिर आपका वीक बेस रहता तो मिथाइल ऑरेंज यूज कर लेते, क्योंकि उसका आपका कम रहेगा तो एसिड के अंदर आपकी लाई करेगी। तो इंडिकेटर इस हिसाब से चूज किया जाता है कि जो आपकी टाइट्रेशन है वो वीक स्ट्रॉन्ग में किसकी वाली है, मतलब आपकी जो पीएच है वो कहाँ पे लाई कर रही है, इक्विवेलेंस पॉइंट पे। जहां पे लाई कर रही है वो वाला इंडिकेटर उठा लेते हैं, वो साइंस रिजल्ट देगा उस जगह पे, क्योंकि वो बना ही उसके लिए है। तो यहाँ पे पीएच जो आपकी क्लोज रहेगी इक्विवेलेंस पॉइंट के हिसाब से, उस हिसाब से हम सिलेक्ट करते हैं इंडिकेटर्स को, ठीक है, जो अपना उसी जगह पे रंग बदल के दिखाएगा। सो वी विल डिस्कस हियर। फिनोप्थलीन जो है वो आपका एक वीक एसिड होता है, ये हमें पता है। देयरफॉर इट डज नॉट डिसोसिएट इन एसिडिक मीडियम। तो ये वीक एसिड होने की वजह से एसिडिक मीडियम के अंदर ये क्यों ब्रेक करेगा, नहीं करेगा, लेकिन रिमेन्स इन द अनआयनाइज्ड फॉर्म विच इज कलरलेस। तो ये एसिडिक मीडियम के अंदर ब्रेक ना करके इस तरीके से अनआयनाइज्ड फॉर्म के अंदर रहता है, यानी ऐसे पड़ा रहता है। तो फिनोप्थलीन है या हाइड्रोजन है इसके पास में, अनआयनाइज्ड फॉर्म होती है, कलरलेस होती है। लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर क्या डालते हैं, बेस डालने लगते हैं, तो हमें आयनाइज्ड फॉर्म इसकी मिलती है और पिंक कलर का ही मिल जाता है। कैसे मिलता है ये देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये इसकी इस तरीके से रिएक्शन होती है, ये सब देख रहे हैं ना आप, एरो इस तरीके से मूव कर रहे हैं। सो ये इस तरीके से रिएक्शन होती है। ये आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड फॉर्म के बीच में आपको इक्विलिब्रियम दिख रहा होगा, ठीक है, किस तरीके से कन्वर्जन होता है। अब यहाँ पे आप पढ़िए, इन एसिडिक मीडियम के अंदर जो इक्विलिब्रियम होता है ना वो लेफ्ट साइड की तरफ होता है, यानी आपकी जो अनआयनाइज्ड फॉर्म है वो प्रीडोमिनेट होती है। जबकि अल्कलाइन मीडियम के अंदर जो आयनाइजेशन है फिनोप्थलीन का वो बढ़ता है। क्यों बढ़ेगा भाई, बेस डाल रहे हैं ना इसके अंदर, तो आयनाइज अच्छे से होगा फिर वो। एंड ड्यू टू द कांस्टेंट रिमूवल ऑफ H+ आयंस रिलीज्ड फ्रॉम HPH बाय द OH नेगेटिव आयंस फ्रॉम द एल्कली। जो बेस डाल रहे हैं उसमें से हमारे पास में OH नेगेटिव आयंस आ रहे हैं, फटाफट से वो इस H को यहाँ से हटाते रहते हैं, H निकलता रहता है। मतलब जो ये pH नेगेटिव बनता है, H+ तो जा रहा है यहाँ से निकल के, और जो pH नेगेटिव बनता है ये बढ़ता जा रहा है सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन pH नेगेटिव आयंस की बढ़ेगी सोल्यूशन के अंदर, और इसीलिए ये pH नेगेटिव आयंस इतना बढ़ जाएगा बेस डालते डालते कि एट द एंड सारा H चले जाएगा और सिर्फ आपके पास में ये बचेगा। तो ये अपना खुद का कलर देगा, और इंडिकेटर का जो खुद का कलर होगा बेसिक मीडियम के अंदर वो होता है पिंक कलर, इसीलिए सोल्यूशन के अंदर पिंक कलर रह जाता है। ये इसकी रिएक्शन होती है। HPH आपको इस तरीके से इक्विलिब्रियम में H+ pH नेगेटिव देगा। NaOH डाल रहे हो ब्यूरेट में से तो Na+ OH नेगेटिव देगा। OH नेगेटिव और H+ मिलके तो वाटर बना देगा, और सोडियम तो कुछ देगा नहीं, बचा pH नेगेटिव, ये आपको दे देता है सोल्यूशन का कलर। तो यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप टेबल में भी देख सकते हैं, जो फिनोप्थलीन इंडिकेटर है एसिडिक में कलरलेस होता है और बेसिक में पिंक कलर दे देता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे थ्योरी के अंदर इसका यही पार्ट है कि टाइट्रेशन है आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की। So chemically equivalent and the end point chemical reaction is called neutralization reaction। चलिए इस चीज को रहने देते हैं। नियर द एंड पॉइंट देयर इज सडन चेंज इन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। ये मैंने आपको बता दिया है कि नियर द एंड पॉइंट, जैसे जैसे आपका एंड पॉइंट आने लगता है, यानी इक्विवेलेंस पॉइंट पे आके आपको एकदम सडन चेंज आ जाता है पीएच में सोल्यूशन का। पहले आपको वो धीरे धीरे कम करेंगे, ठीक है, जो भी H+ आयंस है। पहले सोल्यूशन एसिडिक है आपका, आप उसके अंदर धीरे धीरे बेस डाल रहे हैं तो वहां पे आपकी पीएच धीरे धीरे बढ़ रही है, फिर अचानक से पीएच एकदम शूट आउट कर जाती है ऊपर, और यहाँ पे पीएच में अचानक से चेंज आता है। उसके बाद में विद इन 1 ड्रॉप जैसे ही आप डालोगे तो पूरा सोल्यूशन आपका एकदम अल्कलाइन मीडियम के अंदर होगा और आपका कलर चेंज आपको मिल जाएगा। इफ आफ्टर एंड पॉइंट इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस और एसिड, जैसे ही आप एंड पॉइंट के बाद में 1 ड्रॉप भी डाल देते हो, वही आपको आपका एंड पॉइंट दे देता है, कलर सोल्यूशन का पिंक हो जाता है, वही आपका एंड पॉइंट कहलाता है। सो वुड बी स्लाइटली अल्कलाइन या एसिडिक, डिपेंड करता है कि रिएक्शन कौन सी है। तो यहाँ पे जो हमारी रिएक्शन है वो यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिख दी है कि ये हमने लिया ऑक्सैलिक एसिड, ये हमने लिया बेस NaOH जो है, इन दोनों रिएक्ट किया, आपको मिल गया COONA, ठीक है, मतलब COONA इस तरीके से आपको मिल गया है, और प्लस निकल गया आपका वाटर। तो ऑक्सैलिक एसिड NaOH मिलकर आपको क्या देगा, सोडियम ऑक्सैलेट मिल जाएगा। इन दिस टाइट्रेशन फिनोप्थलीन यानी कि जो HPH इस तरीके से लिखते हैं इसको, इज यूज्ड एज इंडिकेटर, इसी को यूज करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अननोन सोल्यूशन इज कैलकुलेटेड इन ग्राम पर लीटर। जो स्ट्रेंथ है उसकी यूनिट होती है ग्राम पर लीटर में, तो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो स्ट्रेंथ को ही बोला जा रहा है यहाँ पे, तो उसको हम किस में निकालेंगे, ग्राम पर लीटर में निकालेंगे। फॉर्मूला यूज होगा M1V1 बराबर M2V2 वाला ही, ठीक है, और ये हमारी मटेरियल रिक्वायर्ड रहता है। आगे इसके अंदर हम देख लेते हैं। देखिए प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर वही है आपका, सारे आप अपैरेटस को वॉश करिए, और जो आपकी पिपेट है, आपका जो कोनिकल फ्लास्क है, एल्डन मेरे पास कोनिकल फ्लास्क है आपका, इसको पहले आप टैप वाटर से वॉश करिए, डिस्टिल वाटर से फिर वॉश करिए।
इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 ml ये ml ये आपका डिपेंड करेगा, ठीक है, ये तो पूरे प्रोसीजर पे डिपेंड करेगा, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल जो करना होता है उस पर ध्यान दीजिए बस, ठीक है, वॉल्यूम वगैरह पे आप ध्यान मत दीजिए। तो यहाँ पे हम जो ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन है ये हम लेंगे, यहाँ पे 10 ml पिपिट आउट कर लेंगे। तो हमने पिपिट आउट कर लिया 10 ml का ऑक्सैलिक एसिड। पहले हमने स्टैंडर्ड बनाया, स्टैंडर्ड बनाने के बाद में हमने पिपिट आउट किया, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर डाला, ब्यूरेट के अंदर हमने भर लिया NaOH, ठीक है, टाइट्रेशन हमने स्टार्ट की। उसके बाद में धीरे धीरे आपको दिखेगा, इंडिकेटर भी डालेंगे उसके अंदर, फिनॉक्सिलिन 1 और 2 ड्रॉप्स आप डाल सकते हो। आप टाइट्रेशन को स्टार्ट कर देंगे, कॉन्स्टेंट शेकिंग के साथ में आपको करते रहना होता है। और बीच बीच में आपको दिखेगा कि पिंक कलर आया गायब हो गया, पिंक कलर आया गायब हो गया, धीरे धीरे वो हल्का हल्का परसिस्ट करने लगेगा लेकिन गायब होता रहेगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि फिर वो ज्यादा देर ले रहा है गायब होने के लिए, यानी कि अब आपका जो एंड पॉइंट है वो पास में ही है। फिर धीरे धीरे हम टाइट्रेशन को करते हैं बहुत स्लोली, और एक ड्रॉप डालने के बाद में आपको दिखेगा कि अब पिंक कलर परसिस्ट कर गया है। वहां आपको एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे रुक जाना होता है, जो भी वॉल्यूम है उसको हमें नोट डाउन कर लेना होता है। और जो आपको ग्ले स्टाइल अगर दिखती है या नीचे कोई पेपर दिखता है तो आप व्हाइट कलर में उसको करिए, ताकि कलर चेंज है वो अच्छे से ऑब्जर्व हो। अदरवाइज कलर चेंज नहीं दिखा और वॉल्यूम गलत नोट डाउन हो गई है तो एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा इस तरीके से। और इसके बाद में आप रीडिंग को नोट डाउन करिए। आपको 3 कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग इसकी लेनी होती है इस तरीके से। 3 कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग मतलब एक जैसी आनी चाहिए, जैसे कि आपकी 10.1 है तो उतनी ही आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी 9.6 आ रही है, कभी 10.5 आ रही है, ऐसे नहीं, ये कॉन्कॉर्डेंट नहीं होती, यानी कि बहुत ज्यादा एरर है आपके उसमें। आपको एग्जैक्टली अगर आप एक ही जना टाइट्रेशन कर रहा है तो फिर तो सेम ही होनी चाहिए रीडिंग, ठीक है, कोई भी एरर आपकी क्यों आएगी। आपने एक बार टाइट्रेशन करी, सेम सोल्यूशन है, सेम अपैरेटस है, आपको करना ठीक से आना चाहिए, सारे सोल्यूशन की वॉशिंग वगैरह सब चीजें आपकी अच्छे से होनी चाहिए। और जो पिपेट है उसके अंदर हम जितना सोल्यूशन को मार्क तक लेते हैं वही हमारा एग्जैक्टली 10 ml होता है, और उसको हम फ्रीली जो है फ्री फॉल होने देते हैं सोल्यूशन को, ग्रेविटी की हेल्प से। जितना जा रहा है जाने दो उसके अंदर। आप उसके अंदर फूक मार मार के, अगर उसके अंदर दिख रहा है कि अच्छा इसमें तो 1-2 बूंद रह गई हैं, तो उसको निकाला नहीं जाता है। वो पिपेट जो है वो इसी तरीके से बनी हुई है ऑलरेडी, कि आपने जितना उसके अंदर खुद से गिरने दिया वही 10 ml था, उसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा निकालेंगे तो वो एक्स्ट्रा जाएगा। तो ये हमारा प्रोसीजर हो जाता है इस तरीके से। शॉर्ट में यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन आपको लेना है पिपेट के अंदर, ठीक है, ट्रांसफर कर देना है कॉनिकल फ्लास्क में। 1-2 ड्रॉप्स आपको डालनी होती है फिनोप्थिलीन इंडिकेटर की। ब्यूरेट को क्लीन करना है, स्टॉप को ये सब करके, ठीक है, ब्यूरेट को आपको फिल कर देना है, फनल को हटाना होता है टाइट्रेशन स्टार्ट करने से पहले। इसके बाद में ये आपको करना है, टेक सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन फ्रॉम NaOH रिएजेंट। NaOH को लेना है आपको, उसको आपको फिल कर देना है ब्यूरेट के अंदर। इसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है ब्यूरेट को आपको फिल करना है NaOH के साथ में, जब तक वो एक रिक्वायर्ड वॉल्यूम तक ना पहुंच जाए, या तो 0 तक या तो 10 तक, कहीं से भी आप ले सकते हो, ठीक है। और उसके नेक्स्ट जो रीडिंग होती है ना, वो आप डिपेंड करता है आपकी रीडिंग पहली वाली कितनी आई है, उतना सोल्यूशन बच रहा है, उससे ज्यादा बचा होना चाहिए, है ना, तो आप रीडिंग ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इतने में हो पाएगा तो फिर से भर लो सोल्यूशन NaOH का और ज्यादा। तो इस तरीके से हम लेते हैं। और उसके बाद में हम यहाँ पे जो है सारे बबल्स वगैरह निकाल देते हैं। ध्यान रखना होता है कि सोल्यूशन पूरा नीचे टिप तक भरा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने कॉक को बंद कर दिया, नीचे सोल्यूशन खाली है और ऊपर NaOH भरा हुआ है, तो जैसे ही आप कॉक को ओपन करेंगे तो सोल्यूशन पहले नीचे फिल होगा, ना कि आपका कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जाएगा, जो कि एक टाइट्रेशन का बहुत बड़ा एरर है। तो यहाँ पे आपको कॉनिकल फ्लास्क जिसके अंदर आपने ऑक्सैलिक एसिड लिया था, फिनोप्थिलीन डाला था, उसको आपको ब्यूरेट के नीचे लगाना है और टाइट्रेशन को स्टार्ट कर देना है। NaOH को ड्रॉप वाइज हम डालते हैं और इस तरीके से घुमाते रहते हैं। सो स्वर्ल द फ्लास्क विद योर राइट हैंड, और बाकी से आप स्टॉप कॉक को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, ऐसे गोल घुमा के आप पकड़ लीजिए और कंट्रोल कर लीजिए अपने हिसाब से। और पिंक कलर जो है वो आएगा गायब होगा, आएगा गायब होगा, ठीक है, इस तरीके से धीरे धीरे वो परसिस्ट करने लगेगा। तो ये इस तरीके से प्रोसीजर है। एंड पॉइंट जैसे आपका रीच हो जाएगा तो बहुत लाइट पेल पिंक कलर आपको मिल जाता है, जो अब घुमाने पर भी नहीं जाता है, तो वो आपका एंड पॉइंट है। रिकॉर्ड कर लेना अपनी फाइनल रीडिंग को और उसके अंदर लिख लेना, ठीक है, जो आपकी टेबल बनाई है, वॉल्यूम ऑफ NaOH जो आपकी है वो आपके पास में आ जाएगी। इस तरीके से आप 3 बार कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग को लीजिए। तो ये आपकी इस तरीके से सेटअप होता है पूरा। इस तरीके से हम टाइट्रेशन को परफॉर्म करते हैं। एक से घुमाइए कॉनिकल को और एक से स्टॉप कॉक को पकड़ के रखिए, ताकि वो तुरंत जैसे ही एंड पॉइंट आए तो उसको बंद किया जा सके। अब यहाँ पे देखिए ये टाइट्रेशन हो रही है। इसके बाद में यहाँ पे है ये रिएक्शन है, ये आपको ऑक्सैलिक एसिड है प्लस NaOH है, लेकिन रिएक्शन के अंदर हमें चाहिए होता है कि किसका कितना लग रहा है मोल, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड का कितना लग रहा है 1, NaOH का कितना लग रहा है 2। तो ये स्टोइचियोमेट्री चाहिए होती है, किस लिए, ताकि जब हम फॉर्मूला लगाएंगे मोलैरिटी का नॉर्मेलिटी का तो उसके अंदर हम इसको लिखेंगे, यूज करेंगे। यहाँ पे हम ऐसे यूज किया जाता है जैसे कि
जो आपका मोल्स है NaOH के 2 लग रहे हैं, ऑक्जेलिक के 1 लग रहा है। तो अगर इसको मुझे बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस वाले को मुझे अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो हो जाएगा ना बराबर। तो यानी NaOH को तो एज इट इज लिख दो, और जो ऑक्जेलिक एसिड वाले हैं यानी ये, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गई ना इक्वेशन बैलेंस। ये जो बीच में इक्वल टू का साइन है ये इसीलिए तो लगाया है कि ये इसके बराबर जब होगा जब बीच में हम 2 घुसा देंगे। तो 2 घुसा दीजिए बीच में, तो M1V1 जो NaOH का था वो बराबर होगा 2M ऑफ V ऑफ किसका, ये M नहीं है यहाँ पे V आएगा, ठीक है, M और V ऑफ ऑक्जेलिक के। तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, कुछ नहीं करना आपको, ऑक्जेलिक का स्टैंडर्ड बनाना है, टाइट्रेशन करनी है, 3 बार कॉन्कॉर्डेंट आ जाएगी, कॉन्कॉर्डेंट आने के बाद में ये फॉर्मूला लगा देना है, फॉर्मूले से आपके पास में मोलरिटी ऑफ NaOH निकल के आएगी, इसी से आप स्ट्रेंथ निकाल दीजिए, ठीक है। अब आगे देखिए अब कैलकुलेशन पे आते हैं हम। ऑब्जर्वेशन तो हमने कर लिया है, कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे लिखा है। तो पहली चीज जो आप करेंगे वो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड बनाते हैं। तो आपको मोलरिटी नॉर्मेलिटी भाई जितने का बनाना है, अब मेरे को तो पता नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि M/20 ये है, M/40 ये है, तो शायद आप उसी को ही छापना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन वो चीज जो है वो आपको वे करनी पड़ती है कि आपका एग्जैक्टली कितना है, तो उस चीज को आप मतलब डेटा आपको खुद ही यूज करना है अपना, ठीक है। वो यहाँ पे आपको एज इट इज नहीं यूज करना, आपको परफॉर्म करके यूज करना है अपना डेटा। तो मान लीजिए आपको M/40 का बनाना है, M/10 का बनाना है, जितने का भी बनाना है, तो उस हिसाब से आपके पास में एक वे निकल के आता है कि 100 ml में मुझे कितना वे करना है। मैंने डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करा है कि वे कर लिया, ठीक है, तो वो आपको करना आना चाहिए। चलिए, तो मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड वेट, तो मुझे कितना वे करना था, लगभग 0.15 ऐसे करके कुछ वे करना था। तो मैंने ऑक्जेलिक एसिड वे करा है 0.1604, इतना मैंने वे किया। मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड लेफ्ट ओवर, मैंने ट्रांसफर तो किया है, ठीक है, लेकिन इतना जो है वापस बच गया, मैंने वे करके देखा। तो ऑक्जेलिक एसिड ट्रांसफर कितना हुआ, वो ट्रांसफर हुआ 0.1580, जो मेरा अब उस जो हमारी स्टैंडर्ड जो हमारा फ्लास्क है उसके अंदर चला गया है। सो मोलरिटी ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन कितनी हो जाएगी, मास यानी कि ये, ठीक है, डिवाइड बाई इसका मोलर मास यानी कि 126 होता है ऑक्जेलिक एसिड का, और अपॉन में हमारा आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम है मेरा 100, लेकिन 100 लीटर थोड़ी है, ml लीटर में बनाने के लिए इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आपका इस तरीके से फॉर्मूला हो जाता है, इसको सॉल्व आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन पिपेटेड आउट, कितना पिपेट आउट किया आपने, मान लीजिए 10 ml पिपेट आउट किया। फिर इसके बाद में आपने उसके अंदर 1 या 2 ड्रॉप्स इंडिकेटर की डाली जो तो फिनोप्थलीन। इसके बाद में आपने देखा कि एंड पॉइंट था कलरलेस से पिंक चला गया, पेल पिंक चला गया। इसी के नीचे हम जो है ऑब्जर्वेशन की टेबल बनाते हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल होगी हमारी स्टैंडर्ड ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन वर्सेस NaOH के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास में आएगा वॉल्यूम ऑफ, अगर आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया ना कि 10 ml लिया है, तो यहाँ पे ये टेबल बनाने की अब जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली इतना लिख सकते हैं। और यहाँ पे इसको लिखने की भी आपको जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे सीरियल नंबर, ब्यूरेट की रीडिंग। इनिशियल मैंने स्टार्ट किया 10.0 से, रीडिंग यहाँ पे फाइनल चली गई। तो जैसे 20.2 हुआ तो मुझे दिखा कि कलर तो परसिस्ट कर गया है, तो मैंने उसको नोट डाउन कर लिया। फिर मैंने 20.2 से स्टार्ट किया तो मेरी रीडिंग चली गई 30.4 पे, तो मेरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया, मतलब एंड पॉइंट आ गया, आप ये समझ सकते हो। फिर 30.4 से तीसरी रीडिंग स्टार्ट की तो 40.6 तक चला गया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ओवरऑल वॉल्यूम कितना यूज हुआ है, 20.2 में से 10.0 आप घटा दीजिए, तो यानी बीच का जितना भी वॉल्यूम था वो सारा मैंने यूज कर लिया। तो यानी 10.2 निकल के आया, दूसरी बार में भी 10.2 निकल के आया, तीसरी बार में भी 10.2 निकल के आया। ये तो बहुत बढ़िया मेरा एक्सपेरिमेंट हो गया, तीनों बार एकदम सेम कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग आई है मेरे पास में। तो कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग आपकी 10.2 है, जो ये पूरी टेबल होती है। इसी के नीचे आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पे ना आप लिख सकते हैं कॉन्कॉर्डेंट टाइटर वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कॉन्कॉर्डेंट, ठीक है, और फिर लिख दीजिए टाइटर TITRE, और लिख दीजिए वॉल्यूम इक्वल्स टू के राइट साइड में लिखिए जो आपका कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग आ रहा है, यानी कि 10.2 ml में है। बस इस तरीके से आप टेबल को बना सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि ये सब चीज ना लिख के इन्होंने टेबल में ऐड कर दिया इसको, तो टेबल थोड़ी बड़ी हो गई है। अदरवाइज टेबल इतनी लिख सकते हो आप, कॉन्कॉर्डेंट टाइटर वॉल्यूम को एक ही बार लिख सकते हो कि 10.2 है, क्योंकि 3 रीडिंग जब आपने ये ले ली एक जैसी, जब आया वो कॉन्कॉर्डेंट, इस सिंगल रीडिंग का कॉन्कॉर्डेंट नहीं है, एक बार ही आएगा कॉन्कॉर्डेंट टाइटर वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप ऊपर मेंशन कर दिया था, तो मैंने इसको भी यहाँ से काट दिया है। बार बार 10 ml हमने अलग अलग में 20-30 थोड़ा लिया है, हमने एक बार लिया है 10 ml, सेकंड टाइम में लिया है 10 ml। सो ये वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन पे पिट आउट, ये हर टाइम का 10 ml ही लिया है। तो सिर्फ इतनी आपको टेबल बनानी आनी चाहिए,
ठीक है। इसके बाद में देखिए आपने जो मोलैरिटी है वो तो फाइंड आउट कर ली, मैंने यहाँ पे सॉल्व करके भी लिख दिया, चलो 0.0125 लिख दिया मैंने, क्योंकि ये आपने कर लिया ना, ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपने लगा दिया, मैंने इतना मास लिया, मोलर मास इतना था, इतने ml में बनाया, तो ये मेरा हो गया, इसे सॉल्व करके आया 0.0125 मोलैरिटी। ठीक, इसी मोलैरिटी को मैंने यहाँ पे ले लिया। अब मैंने कहा कि आपको क्या यूज करना है, M1V1 बराबर M2V2 वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो ये NaOH की मोलैरिटी नॉर्मेलिटी, ये ऑक्सैलिक एसिड की मोलैरिटी नॉर्मेलिटी। तो देखिए ये क्या है, हमें पता करना है, हमें नहीं पता। वॉल्यूम ऑफ NaOH ये कहाँ से आएगा, ब्यूरेट से कितना यूज हुआ है वो आएगा। ये कैसे आएगा, मोलैरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ये रहा, ये तो स्टैंडर्ड था, मैंने खुद बनाया है, तो इसकी मोलैरिटी क्या मैं निकाल नहीं सकती, निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आपका वही है जो आपने पिपेट आउट किया है, यानी कि 10 ml। ठीक है, अब यहाँ से आप जो है, ये जो आपको नहीं पता ना मोलैरिटी ऑफ NaOH, इसको आप निकाल सकते हैं। तो मोलैरिटी ऑफ NaOH कैसे हो जाएगा, ये 2 इधर ही रहेगा। मोलैरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आपको पता ही है 0.0125 है, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आपने कितना पिपेट आउट किया, 10, मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया। ये जो वॉल्यूम ऑफ NaOH है ये कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में। तो वॉल्यूम ऑफ NaOH यानी कि जो कॉन्कॉर्डेंट वॉल्यूम थी वो कितनी आई थी, 10.2 आई थी, तो 10.2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। इस पूरी चीज को सॉल्व करिए, यहाँ पे कुछ ना कुछ मोलैरिटी आ जाएगी NaOH की। ठीक है, ये आ गई आपकी मोलैरिटी ऑफ NaOH। लेकिन हमसे क्या पूछा था, एम क्या था हमारा, स्ट्रेंथ निकालना था। तो यहाँ पे हम स्ट्रेंथ निकालेंगे गिवन NaOH सोल्यूशन की। ये गिवन लिखना भी जरूरी है, आपको दिया गया था, आपको पता नहीं है। तो स्ट्रेंथ ऑफ गिवन NaOH सोल्यूशन जो है वो हो जाएगा मोलैरिटी ऑफ NaOH जो अभी निकाली है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए मोलर मास के साथ में जो NaOH का होता है, NaOH का 40 हो जाएगा यहाँ पे। बस जो मोलैरिटी थी उसको यहाँ पे लिखिए, 40 से गुणा कर दीजिए, तो स्ट्रेंथ आपकी निकल के आ जाएगी। और ये ही आपको फाइंड आउट करना था, बस ये स्ट्रेंथ निकालनी थी। ठीक है, तो आपके पास में जब आप करेंगे तो आपके पास में सारा डेटा निकल के आ जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको ये पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को आप जरूर से लाइक एंड शेयर करें, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अपने फ्रेंड्स के साथ में भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।